हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर फर्स्ट, उसको मैंने टोटल 2 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन और टोटल 4 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज के कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट दे रखा है केमिकल इक्वेशन का, हमें उसको लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में और उसको बैलेंस करना है। तो पहला क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो होते हैं हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो H2 + N2। तो जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा NH3। अगर इसको बैलेंस करने की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सो इधर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सो H2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर जो फॉर्म हुआ वो NH3 फॉर्म हुआ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिखे हैं। तो इस 3 हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आगे में। तो ये 3 हाइड्रोजन, जब हमने 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया टोटल 6 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब 6 हो गए, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो हमने यहाँ आगे में 2 लगा दिया। तो अब टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, और यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन हो गए। हम सिंपली क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं दोनों तरफ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर बी बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, वो रिएक्ट करके हमें देगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। अब हमें इन्हें बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, वही फिर से हम एटम्स काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट की साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने बैलेंस ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए इस तरफ, इससे टोटल 4 हाइड्रोजन है। इधर भी देख लेते हैं, इधर टोटल 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। सल्फर की बात करूँ तो सल्फर इधर टोटल 2 सल्फर है, इस तरफ भी सल्फर हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 2 और 2 4, और यहाँ पर 2, तो 6, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। तो दोनों तरफ इसका दिमाग में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सी पार्ट। सी में दे रखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फाइड टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, इसका SO4 का होल थ्राइस। सो BaCl2 और ये एल्युमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, AlCl3 और BaSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, हमने इक्वेशन बना लिया। बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है। आप यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं, रिएक्टेंट की साइड इक्वल टू प्रोडक्ट की साइड। ठीक है, डी में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला है। डी में कह रहा है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। सो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रेट KOH प्लस H2। बैलेंस में ऑलरेडी कर रखा है, आप यहाँ से इसको बैलेंस कर रखा है, आप यहाँ से नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन दे रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर, हमें उनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेते हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड कि नंबर ऑफ एटम इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2H, 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है,
पहले मैं हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्या इस तरफ कितने हाइड्रोजन है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टोटल 4 ले रखा है, ठीक है, 2 इंटू H2O। सो ये टोटल 4 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हुए और 2 यहाँ पर देख सकते हो आप 2 ये, टोटल 4 हाइड्रोजन इधर देख रहे हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन इस तरफ हुए, ठीक है। NO3 की बात करें तो 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन अब आगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हम कंसिडर करेंगे 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, NO3 का होल ट्वाइस, मतलब 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन हमारे पास इधर भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी एटम को काउंट कर लेंगे, जैसे सी है, एक हमारे पास सी है, यहाँ कैल्शियम है, इधर भी एक सी है हमारे पास, ठीक है। वैसे यहाँ पर OH2 वो भी 2 है, Sp2 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर O जो है वो 2 हो गया, ठीक है, और H हमने ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं। तो आप इसे सिंपली देख सकते हो दोनों तरफ काउंट करके, और ऐसे ही हमने इन सब क्वेश्चन को भी ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है। तो आपको बस क्या करना है, इन्हें देखना है, इन्हें वीडियो को पॉज करके या कैसे भी करके आप इसको नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, और इससे संबंधित की कोशिश करें कि हमने इसको बैलेंस कैसे कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं, हमें उनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिकोड कर लेते हैं। मतलब हमें दे रखा है वर्ड इक्वेशन दे रखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्शन होंगे तो रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये वर्ड इक्वेशन को हम पहले केमिकल फॉर्मूले से इसका इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस CO2। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो CaOH2 प्लस CO2 रिएक्ट करने के बाद मिलेगा हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब इन्हें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बोला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जब जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब मिलेंगे तो हमारे पास मिल रहा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर हम इसे देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जिंक का केमिकल फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है। तो Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये मिला ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हमने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है, आप इसे काउंट कर लेना और समझ सकते हो, ठीक है। थर्ड है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये रिएक्ट होने के बाद बना है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। ये इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम। सो बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, ये बना बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, और ये ऑलरेडी इसका बैलेंस इक्वेशन हमने करके दे दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पहले बात तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना है और साथ में बताना है कि ये किस टाइप के रिएक्शन है। हमने इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 मेन टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उन्हीं चीज़ों का यूज करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो फर्स्ट बोल रहा है, पहले जो रखा है इसके अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। सो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयोडाइड है, ठीक है। सो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड मिलके क्या बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पर ये इसका वर्ड इक्वेशन दे रखा है। तो वर्ड इक्वेशन से यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इसको ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है। अब बताना है कि किस टाइप का, ये KBr हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, बेरियम आयोडाइड है, ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड और ये बेरियम ब्रोमाइड।
अब हमें पता करना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर KBr हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें क्या हो रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड में कि पोटेशियम के पास K पॉजिटिव आयन होते हैं, जबकि आयोडीन के पास क्या होते हैं, I नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो K पॉजिटिव रिएक्शन, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो K पॉजिटिव आयन्स I के साथ कंबाइन हो जाते हैं। हमने यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो एक हमने पोटेशियम कंबाइन कर रखा है, एक जो पोटेशियम का आयन है K पॉजिटिव, वो एक I नेगेटिव के साथ कंबाइन होंगे और ये बना लेंगे Ki। वैसे ही ब्रोमाइड Br और Ba मिलकर बना लेंगे Br2, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन इट फॉर्म डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बी में बोला है जिंक कार्बोनेट। तो हमारे पास है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट से क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें पहचानना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है। तो जिंक कार्बोनेट का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है ZnCO3। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जिंक कार्बोनेट जिंक की तरफ सिंगल कंपाउंड हमारे पास दिख रहा है, सिंगल, ठीक है। ये जब ब्रेक हो रहा है या जब रिएक्शन हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये दो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं। हमने पढ़ा है कि एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में क्या बोला है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होंगे तो ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन रिएक्ट हुआ बना हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो हमारा टाइप है वो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ध्यान रखना होता क्या है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है कि कोई एक ही रिएक्टेंट ब्रेक होते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर डी है। डी पार्ट में क्या बोला है, मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये Mg प्लस CHCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तो Mg प्लस HCl रिएक्ट हुआ, हाँ हमारे पास मिला MgCl2 प्लस H2। तो ये रिएक्शन दे रखे हैं, हमारा जो रिएक्शन हमने बना लिया और हमें पता करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Mg जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये HCl के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और MgCl2 बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते क्या हैं वो समझना है, उसके एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन होने के साथ साथ उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी ये रिएक्शन होते हैं तो इस टाइम पे इसके अंदर से एनर्जी, रिएक्शन होने के साथ साथ एनर्जी हीट के अमाउंट में या लाइट के फॉर्म में, ठीक है, इसके अंदर से एनर्जी इवॉल्व होती है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है कार्बन प्लस O2,
ठीक है, ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो CO2 फॉर्म करेंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा कि 393.7 किलो जूल एनर्जी, इसके साथ साथ एनर्जी भी ये रिलीज करेगा। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर आती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वहीं अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूँ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हमें उसके अंदर एनर्जी देना पड़ता है। जो उसके अंदर एनर्जी क्या होता है, वो एब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसके अंदर हमें एनर्जी देना पड़ता है, या तो हम हीट के फॉर्म में दें, या हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दें, लाइट के फॉर्म में दें, तो इस टाइप से हमें एनर्जी इसको देना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम देख लेते हैं डेफिनेशन का क्या है। सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद सल्फर 92 किलो जूल ऑफ इट इज ऑब्जर्व्ड। मतलब जब कार्बन और सल्फर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें इसके साथ साथ क्या होगा कि रिएक्शन करवाने के लिए हमें इसके अंदर इतनी किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद ये रिएक्शन CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट देगा हमें। ठीक है, तो आई होप कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, फिर इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है बी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होगी, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, मतलब कि इतना एनर्जी हमें इसको ऊपर से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं वो हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो ये रहा, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिस्पिरेशन होते हैं, तो रिस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पिरेशन होता है क्या, समझ लेते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो फूड होते हैं, जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो पहले तो वो ब्रेक होता है सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्रेक होने के बाद वो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग जब खाना खाते हैं तो ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड लाइक राइस, पोटैटो, ब्रेड्स आर मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सारे जो फूड है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होता है, हम जब डाइजेशन करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये तो हमारे पास तो सिंपल सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक हो गए। जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के टाइम पे ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस O2 के साथ एक तो CO2 बनेगी, ठीक है, दूसरा वाटर बनेगी, और साथ में हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर से एनर्जी हमें मिलती है। एनर्जी कभी फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड खाने के बाद डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिल क्या रहा है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में मिलता है क्या, एनर्जी। ठीक है, हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए तो खाते हैं, जिससे कि हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो क्योंकि डाइजेशन के टाइम पे जो रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम क्या बोल रहे हैं इसको, कि ये जो रिस्पिरेशन है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और साथ में ये प्रोडक्ट भी रिलीज हो रहे हैं, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 कह रहा है, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट क्यों है, इसका राइट द इक्वेशन ऑफ दो रिएक्शन, साथ में इक्वेशन भी हम बनाना है। ठीक है, तो पहली बात समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैग्नीशियम लो और ऑक्सीजन लो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि ये दोनों कंबाइन होकर और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं अगर मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूँ तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक होता है 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे HGO है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में या तो H2O हो सकता है, वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करके उसको
ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो वहाँ भी क्या हमें देखने को मिलता है, वहाँ भी हम डिकम्पोजिशन देख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है, HgO है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मरकरिक ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, मरकरी में और O2 ऑक्सीजन में। सो मरकरी ऑक्साइड एंड ऑन हीटिंग, ठीक है। अब इसे ब्रेक करने के लिए, जैसे हमें पता है कि ब्रेक करने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जी जब देंगे तो क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सो HgO ब्रेक होकर क्या बना, Hg प्लस O2। तो ये हमारा क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट मिलकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ये ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राइट एन इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देने हैं, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल देने हैं, जिसमें कि डिकम्पोजिशन क्या होता है कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से प्रोडक्ट में ब्रेक हो। तो ब्रेक करने के लिए हमें हीट देना है उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी देना है उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम एनर्जी दे रहे हैं, जैसे MgO है, MgO के अंदर हमने हीट दिया तो ये Mg और O2 ब्रेक हो गया। वैसे AgBr है, AgBr के अंदर हमने क्या किया, AgBr जब इसे लाइट में रखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो इसके अंदर से Ag और Br2 सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे H2O के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 और O2 यहाँ से ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और एक अगर आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जहाँ दे रखे हैं वहाँ पर, तो समझ में आ गया कि H2O जब H2O के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ हाइड्रोजन गैस चले जाते हैं एक रॉड पे, और दूसरे रॉड पे चले जाते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम रॉड बोल रहे हैं यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोड पे एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन चले जाते हैं और एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, 13 देख लेते हैं। 13 बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं पहले। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से सेपरेट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर Fe जो है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ सो Fe आयरन, सो Fe और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब रिएक्शन होगा उसको आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, Fe हाईली रिएक्टिव है तो Fe क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर को सेपरेट कर देगा, ठीक है। इसने कॉपर करके सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और Fe के साथ वो जाके कंपाउंड बना लिया है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस, जैसे कि हम एग्जांपल दूँ AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें फॉर्म होगा AgCl प्लस NaNO3। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि हम देख सकते हैं यहाँ से AgNO3 में यहाँ से Ag जो होगा, ठीक है, Ag पॉजिटिव आयंस होते हैं, Ag के ऊपर पॉजिटिव आयंस होते हैं, जबकि Na पे क्या Cl पे NaCl के अंदर से NaCl के अंदर से Cl पे निगेटिव आयंस होते हैं। तो Ag पॉजिटिव और Cl निगेटिव एक कंपाउंड बना लेंगे AgCl, और NO3 निगेटिव और यहाँ से Na पॉजिटिव बना लेंगे NaNO3, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज क्लोरीन एंड NO3 नेगेटिव आयंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट दे दिया है और हमें बोला है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। इसने बोला है कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। तो सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास फॉर्मूला है AgNO3। तो जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर डाला तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब जब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है।
तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा Ag है, ठीक है, तो AgNO3 में से क्या हुआ, कॉपर जब रिएक्ट किया तो कॉपर ने AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, Ag को डिस्प्लेस करके, क्योंकि कॉपर क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Ag, तो Ag कम्पेयर में कॉपर क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो कॉपर ने क्या किया कि इस सोल्यूशन के अंदर से Ag को डिस्प्लेस कर दिया और NO3 के साथ कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, हमें उसका इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी गिविंग एग्जाम्पल। तो हमें बताना है कि प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं और उसे उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो देख लेते हैं, when two reactant in solution react and one or more of the product is insoluble, ठीक है, और फॉर्म द प्रेसिपिटेट, मतलब क्या कि जब भी कोई रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो साथ में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट कैसे हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जो जब रिएक्शन होंगे तो रिएक्शन के टाइम पे रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं, प्रोडक्ट क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं या वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। So the reaction is called a precipitate reaction. For example, when a solution of iron chloride and ammonium hydroxide are mixed, a brown precipitate of iron hydroxide is formed. ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि जब FeCl3 रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, हमारे पास मिल रहे हैं FeOH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास मिला है, ठीक, इनमें क्या है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, तो ये जो ब्राउन हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास फॉर्म हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब कुछ नहीं, बस ये क्या है कि रिएक्शन होने के बाद एक जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में बोला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बोला है कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता होना चाहिए कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर होता है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो दो हमारे पास है, दो चीज़ हमने पढ़ रखा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जब होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर रिएक्शन के साथ ऐड होते हैं। सो ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो जब रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड करता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल Cu+O2 रिएक्ट होगा तो ये बनेगा CO, वैसे Mg+O2 बर्न करेंगे तो ये MgO हमें मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो हम इससे पहचान सकते हैं। वैसे रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लॉस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, लॉस होता है। सो रिडक्शन हमारा क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल ZnO+C, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जब हमने ऐड किया, ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या है, हट चुका है, जिंक ऑक्साइड से क्या बना, Zn बन गया, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, लूज कर गया उसका, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, चले गए, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गए। मैं अगर बात करूँ कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गए, यहाँ देख सकते हैं ZnO इज रिड्यूस टू जिंक एंड CO इज रिड्यूस टू कॉपर। सेकेंड में क्या देखते हैं, CO से क्या है, ये Cu बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये रिडक्शन है। वही बात करूँ इनकी C से CO2
सी से सी ओ बनना या H2 से H2O बनना, ये क्या है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमें बताना है कि रिडक्शन का एग्जाम्पल, तो रिडक्शन हमारा क्या है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना, ये क्या है, रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स। तो कोई शाइनी ब्राउन, पहले बोला कि ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट एक्स है, जिसे हीट करने पे वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्राउन शाइनी कलर एलिमेंट का हमें नाम बताना है एक्स का, वो क्या है। तो एक्स जो कॉपर है, ठीक, एक्स इज अ कॉपर एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड। तो एक्स जो है वो कॉपर था, अब कॉपर जब हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हीट करने पे वो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा CO, जो कि ब्लैक कलर में अपीयर होते हैं। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन क्या बनते हैं, Cu + O2, मतलब कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर CO को बाई प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है वाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। कोई भी आयरन की वस्तु पे हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो पेंट क्यों करते हैं, होता क्या है कि अगर कोई भी आयरन का आर्टिकल को मैं खुले में छोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो आयरन है वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगा और वहाँ पे उसका कोरोजन, ठीक है, वहाँ पे क्या दोनों जब रिएक्ट करेंगे, आयरन जब मेटल, आयरन क्या है, आयरन मेटल, ठीक है, तो आयरन मेटल जब रिएक्ट करेगा एयर और मॉइस्चर में, तो उसका क्या होगा, वो आयरन ऑक्साइड बना लेगा और आयरन ऑक्साइड जब बनेगा तो क्या होगा वहाँ पर कि उस आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, जिसे हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हम उस आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं। जैसे ही आयरन के ऊपर पेंट कर देंगे तो पेंट करने के बाद क्या होगा कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एयर के या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होगा कि वो जंग लगने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम पेंट करते हैं। सो आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। We painted the contact of iron article from moisture of air is cut off, hence rusting is prevented, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेंट करके बस उसके जो सरफेस है उसको प्रिवेंट कर देते हैं, जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19 में बोला है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। जो ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, कि कभी नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं तो वो गैस, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि कोई चिप्स के पैकेट होती है, उसके अंदर हवा भरे होते हैं ज़्यादा और चिप्स कम होते हैं, मतलब क्या कि उसके अंदर एक गैस फिल होती है, ठीक है। तो वो गैस क्या है, तो गैस नाइट्रोजन होती है। तो वही पूछा कि नाइट्रोजन गैस क्यों फिल किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस, ठीक है। नाइट्रोजन जो होते हैं वो इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस जो होती है वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए क्या है कि नाइट्रोजन गैस जब फिल करेंगे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड के साथ तो उसके साथ रिएक्शन जल्दी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट कर लेगा। और जब ऑक्सीजन फैट कंटेनिंग सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो फूड होते हैं वो फूड एसिफाइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे खाने में वो बेकार होता है, टेस्ट खराब होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसके अंदर से रिमूव कर देते हैं और नाइट्रोजन बढ़ देते हैं। सो ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंस एंड मेक देम रेंसिड, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर रहेगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन फूड को एस्पाइल कर देगा, ख़राब कर देगा, इसलिए हम उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता फूड के साथ और हमारा फूड जो है वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल्स। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है समझना में। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल डिटोरिएट एंड अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर एसिड केमिकल एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि कोई भी मेटल जो होते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई मेटल है वो क्या है कि वो जल्दी डिटोरिएट होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। क्यों ख़राब होते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी मटेरियल को अगर मैं खुले में छोड़ दूँ, ठीक है, तो वो रिएक्ट करेगा वाटर से, एयर से, मॉइस्चर से या कुछ एसिड अमाउंट से, एसिड होते हैं प्रेजेंट, उससे भी रिएक्ट कर लेगा। तो ये रिएक्ट करके वहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक। तो क्या होगा, उसे हम कोरोजन बोलते हैं। सो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो कोरोजन हमारा क्या है, इससे डेफिनेशन याद रखेंगे कि जब भी कोई हमारे पास मटेरियल एयर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में
रहता है, रिएक्ट करता है उसके साथ, तो ये मेटलिक ऑक्साइड या उस मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, उसे कोरोजन कहते हैं। वहीं अगर रेनिसिडिटी की बात करें तो रेनिसिडिटी क्या होता है, तो रेनिसिडिटी हमारा है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है। रेनिसिडिटी में क्या है, ऑक्सीडेशन होती है फैट्स की या ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स होते हैं। So the process of oxidation of fat and oil that can be easily detected by the change of in taste and smell is known as रेनिसिडिटी। तो जब रेनिसिडिटी होती है तो वहाँ पे क्या है, जब कोई भी ऑयली या फैट कंटेनिंग सब्सटेंस ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है कि फूड का टेस्ट जो है वो खराब हो जाते हैं, जिसे हम रेनिसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रेनिसिडिटी इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके वो क्या टेस्ट उसे खराब लगता है, अब बदबू आती है उसके अंदर से। तो रेनिसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग फूड्स। रेनिसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, रेनिसिडिटी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रेनिसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं टाइट कंटेनर में, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर एयर इजिली जा ना सके, तो टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में फूड रख सकते हैं जिससे कि वो प्रिवेंट रह सके। थर्ड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। फोर्थ है स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो या तो ऐसे जैसे कि चिप्स के केस में था, तो या तो उसको नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में रखते हैं या फिर उसके अंदर ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम किसी फूड के अंदर अगर सॉल्ट और ऑयल ऐड करते हैं तो क्या उसकी जो लाइफ होती है कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है।